Hello everyone, a beautiful good morning to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज संडे है और संडे को हम डेली करंट अफेयर्स नहीं लेकिन वीकली करंट अफेयर्स 100% डिस्कस करने वाले हैं. सो वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है जिसमें हम 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट आज की क्लास का जो सेगमेंट होता है वो होता है एमसीक्यू. तो 40 एमसीक्यू आपको मिलेंगे. तो बेसिकली हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे इस पूरे हफ्ते में जो भी हमने इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए हैं उनको देख लेते हैं. उसके बाद कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन न्यूज में है, किसी को अवार्ड मिला है, कोई बुक लॉन्च कर रहा है, अपॉइंटमेंट हो रही है या फिर डेथ्स हो रही हैं, तो वो सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, मतलब पर्सन इन न्यूज. ठीक है. नेक्स्ट सेगमेंट पे हम बात करेंगे इस पूरे हफ्ते में गवर्नमेंट ने कोई नई गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च की है या पुरानी कोई गवर्नमेंट स्कीम जो न्यूज में है, वो बातें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे इस पूरे हफ्ते की. ठीक है. और उसके बाद लास्ट में होगा आपका 40 एमसीक्यू का क्विज एंड एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा. ऑब्वियस सी बात है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे. तो आपका टास्क क्या है, आपको 40 एमसीक्यू अटेंड करने हैं और आपका जो भी स्कोर होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. डन. इतनी चीजें. इसके अलावा क्लास की पीडीएफ भी एप्लीकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं फॉर योर रिवीजन पर्पस. ठीक है. सिंपली प्ले स्टोर में जाके सर्च कर लीजिएगा पूजा जैन क्लासेस. ओके. और यहां से आपको जो वीकली करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी पीडीएफ अवेलेबल होगी फ्री नोट्स वाले सेगमेंट में. आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं. डन. इतनी चीजें. तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं. सबसे पहले इस हफ्ते हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए हैं और उनकी थीम को भी देख लेंगे. ओके. देखते हैं. तो सबसे पहले 28 जुलाई. अब यहाँ पे 28 जुलाई को एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है. मुझे लगता है कि ये दिन एग्जाम में पूछे जाने लायक है, पूछा जा सकता है. ठीक है. वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे. क्योंकि कुछ समय पहले WHO ने हेपेटाइटिस रिपोर्ट भी पब्लिश की थी और इस रिपोर्ट में साफ साफ मेंशन किया था कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का सबसे ज्यादा बर्डन, सबसे ज्यादा न्यू केसेस चाइना एंड चाइना के बाद इंडिया में आपको देखने को मिल रहे थे. ठीक है. जिसकी थीम क्या है, इट्स टाइम फॉर एक्शन. ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी. अब 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे भी मनाया गया था जिसकी थीम थी कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. ठीक. नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे हमने सेलिब्रेट किया. सिंस 2010 इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं. बेसिकली इसका पर्पस क्या है, पूरे वर्ल्ड वाइड जो भी टाइगर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना. ठीक है. पूरे वर्ल्ड के 70% टाइगर आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे और इंडिया में टोटल नंबर ऑफ टाइगर 3682 टाइगर्स आपको मिलेंगे. ठीक है. और टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व भारत में कितने हैं, तो 55 टाइगर रिजर्व भारत में आपको देखने को मिल जाएंगे. ओके. चलिए. नेक्स्ट है 30 जुलाई को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन. ठीक है. ट्रैफिकिंग का रोकना इसका पर्पस है. 2013 से इस दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये आपको थीम देखने को मिली. अब यहाँ पर एक और जो इंपॉर्टेंट डे है वो है 31 जुलाई वर्ल्ड रेंजर डे हमने सेलिब्रेट किया. ठीक है. इसकी थीम थी 30/30. 30/30 का मतलब है कि हमें वर्ल्ड का 30% फॉरेस्ट या 30% एरिया प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, वहां की बायोडाइवर्सिटी को बाय द 2030. ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी. ओके. तो वर्ल्ड रेंजर डे 31 जुलाई को मनाया. जुलाई मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं और उनकी थीम है उस पर एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है. मंथली करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा. तो आप जुलाई मंथ के सभी इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स को वहां से भी पढ़ सकते हैं विद एमसीक्यू. अब बात करते हैं अगस्त मंथ में. सो 1 अगस्त को हमने एक इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया था, वर्ल्ड लंग कैंसर डे. लंग कैंसर के बारे में लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए, जागरूकता दिलाने के लिए 1 अगस्त को हम वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाते हैं सिंस 2012 से. जिसकी थीम क्या है, क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू द कैंसर केयर. ये आपको देखने को मिलेगा. अब अगस्त मंथ का जो फर्स्ट वीक होता है 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक हम वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे या वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट करते हैं जिसकी थीम क्या है, क्लोजिंग द गैप.
ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल, ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। तो इस पूरे हफ्ते में ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे और उनकी थीम्स थी। चलो अब दूसरे सेगमेंट पे बात करेंगे, पर्सन इन न्यूज। अच्छा, इस पूरे हफ्ते में हम जो पर्सन ऑफ न्यूज डिस्कस करने वाले हैं ना, ये वाले पर्सन आपको 100% एग्जाम में मिलेंगे किसी ना किसी सेट में, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, आईबीपीएस का एग्जाम दे रहे हो या फिर आपका डिफेंस का एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, क्योंकि वाकई में इंपॉर्टेंट पर्सन है। जैसे कि पहले पर्सन ही देख लीजिए, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रिसेंटली कौन बने हैं? मनोज मित्तल बने हैं। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? एस रमन्ना को रिप्लेस करने का काम किया है। नाउ बात करते हैं सिडबी। हमारे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, एमएसएमईज हैं, उनको लोन देने का काम सिडबी करता है। और सिडबी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फॉर्मेशन 2 अप्रैल 1990 में हुआ था और लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मनोज मित्तल सिडबी के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं यूपीएससी के बारे में। तो रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने यूपीएससी की नई चेयरमैन अपॉइंट की हैं, जो हमारी कंट्री की फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी रह चुकी हैं। इनका नाम क्या है? प्रीति सूदन। एक्चुअली हुआ क्या था, कुछ दिन पहले आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि मनोज सोनी जी, जो कि यूपीएससी के चेयरमैन थे, जिनका टेन्योर अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो अपॉइंटमेंट करता है उसी को रेजिग्नेशन दिया जाता है, और वही है जो पद से हटा भी सकता है। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो यूपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंट करेंगे, यूपीएससी के चेयरमैन को हटाने का काम भी राष्ट्रपति करते हैं, और यूपीएससी का चेयरमैन अपना इस्तीफा या रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही देते हैं। तो यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रीति सूदन को अपॉइंट किया है चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। डाल इतनी चीजें, यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं उनका टेन्योर 6 इयर्स या फिर 65 इयर्स, या तो वो 6 साल के हो जाए या पहले 65 साल, मतलब 6 साल कंप्लीट कर ले, या तो फिर 65 साल के हो जाए, जो भी पहले हो जाए, इनका टेन्योर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए है अबाउट द यूपीएससी, तो आप यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक पढ़ सकते हैं। 315 से लेकर 323 तक हमारे संविधान के अनुच्छेदों में यूपीएससी की चर्चा की गई है। ली कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद 1 अक्टूबर 1926 में यूपीएससी का फॉर्मेशन कर दिया गया था, ठीक है। चलो अब बात करेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल के बारे में। अभी फिलहाल एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन है? जय शाह है, जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। लेकिन जैसे कि अगर हम ब्रिक्स कंट्रीज के बारे में बात करें तो रोटेशन बेसिस पे प्रेसिडेंसी मूव होती है ना, सिमिलर यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए प्रेसिडेंट कौन होंगे? तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अभी फिलहाल चेयरमैन है मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी इस साल के अंत तक एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए जाएंगे। इसके अलावा कुछ दिन पहले एसीसी ने कुछ अनाउंसमेंट की है। क्या अनाउंसमेंट की है? तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कहा है कि 2025 में 2025 में जो एशिया कप होंगे, तो 2025 के एशिया कप को होस्ट कौन करेगा? तो होस्टिंग राइट्स मिले हैं इंडिया को। अच्छा, ये जो 2025 का एशिया कप होगा, ये आप देखोगे T20 फॉर्मेट में होगा। किस फॉर्मेट में होगा? तो T20 फॉर्मेट में होगा। सिमिलर यहाँ पर 2027 के जो एशिया कप्स होंगे उसको होस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिली है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश को मिली है। लेकिन ये टूर्नामेंट आपके ओडीआई फॉर्मेट, वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट में होंगे, ठीक है। इतनी चीजें तो ये भी आपको याद रखना है अपकमिंग स्पोर्ट इवेंट्स के बारे में। चलिए अब यहाँ पर एक माउंटेनियर, एक जियोलॉजिस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं जिनका नाम है सुदीप्ता सेनगुप्ता, और इन्होंने रिसेंटली अपनी बुक को पब्लिश किया है जिसका नाम है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। अब यहाँ पर आपको पता है कि जो आपका अंटार्कटिका आइलैंड है, ये अंटार्कटिका आपका कॉन्टिनेंट है, वहां पर रिसर्च वर्क करने के लिए हमारी टीम, हमारे रिसर्चर्स जाते रहते हैं। तो यहाँ पर जब 3rd नंबर का इंडियन एक्सपीडिशन हुआ था अंटार्कटिका में, जब हमारे रिसर्चर्स गए थे 1983-1984 में, तब उस ग्रुप में सेनगुप्ता जी भी थी और ये पहली इंडियन है जो कि पहुंची थी अंटार्कटिका में, ठीक है। इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड करेंट अफेयर से भी। तो सुदीप्ता सेनगुप्ता की पुस्तक हमने देख ली। चलिए अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम हमको न्यूज में देखने को मिला जो है जिया राय का। ये आपको देखने को मिल रही है जिया राय, और इनको ऑटिज्म एक डिसीज है,
वो आपको देखने को मिलेगी। तो उन्होंने ऑटिज्म के बारे में लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए रिसेंटली इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया है। ठीक है, तो आप देखेंगे पैरा स्विमर है जिनका नाम है GR राय, और इन्होंने अनादर हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और ये यंगेस्ट पैरा स्विमर बन गई है फीमेल कैटेगरी में, जिन्होंने इंग्लिश चैनल जो कि 34 किलोमीटर का स्ट्रेच है, तो इंग्लिश चैनल को रिसेंटली क्रॉस किया है। ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि सेकेंड टाइम इन्होंने वापस से इतिहास रच दिया है? क्योंकि ये यंगेस्ट पैरा स्विमर है जिन्होंने पाक स्ट्रेट को भी क्रॉस किया था। पाक स्ट्रेट समझ गए ना, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो पानी का हिस्सा है उसे हमने पाक स्ट्रेट का नाम दिया है। इनको कई सारे अवार्ड्स भी मिले, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में इनको दिया गया था और ये हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है जो 18 साल से कम उम्र के लोगों को दिया जाता है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश चैनल देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ये वाटर बॉडी आपको देखने को मिल रही है जो अटलांटिक ओशियन को नॉर्थ सी से कनेक्ट करने का काम करती है और यूके को फ्रांस से सेपरेट करने का काम करती है। ठीक है, ये इंग्लिश चैनल है और इसको ही क्रॉस करने का काम रिसेंटली GR राय ने किया है। पहले इंडियन जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था उनका नाम है मिहिर सेन। ये स्टैटिक पॉइंट है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस। यहाँ पर देखिए हमारे जो तीनों फोर्सेज है, इंडियन आर्मी है, नेवल फोर्सेज है, इन सब लोगों को एक हेल्थ केयर ऑपरेटर की जरूरत तो होती है। मतलब ये तीनों विंग्स होती हैं हमारी, इसमें आपको एक मेडिकल विंग देखने को मिलती है जो कि मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। अगर कोई भी पर्सनल इंजर्ड हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो ये जो तीनों मेडिकल सर्विसेज है उनको इंटीग्रेट करके, उनको मिला करके आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस की स्थापना हुई थी इन 1948। तो आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस कब बना? इन 1948 में बना और इसी के डायरेक्टर जनरल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये डायरेक्टर जनरल कौन बन गई है? लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर बन गई है और ये पहली फीमेल है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो इनका नाम याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला नाम आता है लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा का। ठीक है, इनको रिसेंटली डायरेक्टर जनरल बनाया गया है आसाम राइफल का। अभी आप न्यूज़ में देख रहे हैं जो BSF मतलब लगातार जो आपका जम्मू के एरिया में अटैक्स हो रहे हैं, आतंकवादी के लोगों के जो अटैक्स हो रहे हैं, उसके कारण अभी कुछ चेंजेस हुए हैं, आपने देखे होंगे। और असम राइफल की जो बटालियन है वो जम्मू के एरिया में भी डिप्लॉय करने की प्लानिंग हमारी होम मिनिस्ट्री कर रही है। एक्चुअली ये जो असम राइफल है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ही काम करती है और 1835 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर शिलोंग मेघालय में है एंड रिसेंटली लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा आपको देखने को मिल जाएंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल। असम राइफल को हम सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहते हैं और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल PC नायर को इन्होंने सक्सीड करने का काम किया है। अगला नाम आता है संजय शुक्ला। संजय शुक्ला को मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है नेशनल हाउसिंग बैंक का। ठीक है, तो नेशनल हाउसिंग बैंक के नए डायरेक्टर जनरल मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं? संजय शुक्ला बन गए हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी है मतलब डेफिनेटली हमने किसी एक्ट को पास किया होगा इसको बनाने के लिए। तो आप देखेंगे नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट हमने 1987 को पास किया था और 1988 में नेशनल हाउसिंग बैंक का फॉर्मेशन हुआ था। स्टार्टिंग में ये RBI के अंदर काम करते थे, लेकिन अब इसकी जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 100% ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। मतलब अब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको देखने का काम कर रही है। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा। अगला नाम आता है मनु भाकर का। मनु भाकर अभी काफी दिनों से न्यूज में चल रही है क्योंकि ये पहली इंडियन फीमेल बन गई हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते हैं और सिंस इंडिपेंडेंस भी ये पहली प्लेयर बन गई जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं शूटिंग इवेंट में। ठीक है, तो मनु भाकर ने रिसेंटली 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल इवेंट में ब्रोंज मेडल जीता था और इनका स्कोर 221.7 था। 12 सालों के बाद, मतलब लास्ट टाइम 2012 के जो लंदन ओलंपिक्स हुए थे, तो लंदन ओलंपिक्स में हमको शूटिंग में मेडल मिला था जो कि लेकर आए थे गगन नारंग। तो लगभग 12 सालों के बाद अब हमको शूटिंग में मेडल मिला है और ये पहली फीमेल शूटर है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल को जीता है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल इवेंट में मनु भाकर का नाम। इसके अलावा ये तो सिंगल या इंडिविजुअल इवेंट हो गया। अब यहाँ पे अगर हम मिक्स्ड इवेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे मिक्स्ड इवेंट में आप देखेंगे सरबजोत सिंह और मनु भाकर की टीम थी और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल मिक्स्ड इवेंट में भी ब्रोंज मेडल लाकर दिया है।
तो मनु भाकर सिंस इंडिपेंडेंस ये पहला ऐसा पर्सन बन गए हैं जिन्होंने एक सिंगल ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं अलग अलग इवेंट में, ठीक है, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये तो मनु भाकर जी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, आप इनको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे अगला जो मेडल हमने 3rd नंबर का मेडल जीता है शूटिंग कंपटीशन में, वो कौन सा मेडल है आप देखेंगे, स्वप्निल कुसाले। स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल इवेंट में यहाँ पर ब्रोंज मेडल जीतने का काम किया है। तो अभी तक आपको शूटिंग में 3 मेडल्स मिल चुके हैं, ठीक है। मनु भाकर लेकर आए हैं 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल इवेंट में, फिर मनु भाकर और सरबजोत सिंह मिक्स्ड इवेंट में लेकर आए हैं, और फिर स्वप्निल कुसाले आपको देखने को मिल जाएंगे 50 मीटर राइफल इवेंट में ब्रोंज मेडल, ठीक है। इसके अलावा रोहन बोपन्ना ने यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो टूर्नामेंट से, मतलब आपके टेनिस से रिटायरमेंट ले रहे हैं। एट द स्टार्ट ऑफ 2024 पेरिस ओलंपिक, बोपन्ना एट द एज ऑफ 43 years and 9 months बिकम द ओल्डेस्ट मैन टू विन अ ग्रैंड स्लैम टाइटल। ये अगर हम बात करते हैं डबल कैटेगरी में, ये वर्ल्ड नंबर 1 है, और इनके जो प्लेयर है उनका नाम है मैथ्यू इब्डेन, और मैथ्यू इब्डेन ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है, और इन्होंने यहाँ पर रिसेंटली टेनिस से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। अगला नाम ओलंपिक से ही आता है, वो यूएसए की स्विमर है जिनका नाम क्या है, केती लिडिस्की, ठीक है। ये केती लिडिस्की आपको देखने को मिल जाएंगी, और इन्होंने 1500 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। अभी तक इन्होंने ओलंपिक्स में 12 मेडल जीते हैं, जिनमें से 8 गोल्ड मेडल है, और लगातार 4 सालों से ये ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, और लगातार मतलब 4 टाइम्स से, 4 सालों से तो नहीं बोलेंगे, लगातार 4 टाइम्स से ओलंपिक्स में ये गोल्ड मेडल लेकर आ रही हैं। तो स्विमर है, इनका नाम याद रखेंगे, ठीक। चलिए अब कुछ और पर्सन देख लेते हैं। अंशुमान गायकवाड़। तो अंशुमन गायकवाड़ ही पास्ड अवे रिसेंटली, और फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर रहे हैं, और इंडियन टीम के कोच की तरह भी इन्होंने काम किया है, और लंबे समय से बीमार चलने के बाद इनकी डेथ हो गई है। इनकी अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी इन्होंने पब्लिश की थी, जिसका नाम है गट्स अमिट ब्लड बाथ। इसके अलावा 2018 में बीसीसीआई का जो सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है, जो है सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, भी इनको दिया गया है। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट ट्रॉफी की शुरुआत बीसीसीआई ने 1974 में की थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सुहेल अजाज खान। इन्हें रिसेंटली एम्बेसडर टू यमन बनाया गया है, आप देख सकते हैं ये है यमन की लोकेशन, जिसकी कैपिटल सना है, और यहाँ पे जो अभी आप होती रिबेल्स का कंटिन्यूअसली अटैक देख रहे हैं इन रेड सी, जिसके कारण पूरा का पूरा जो ग्लोबल फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो गई है, वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो यमन के नए एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, डॉक्टर सुहेल अजाज खान को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे अवार्ड देखेंगे, वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड। तो वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड के बारे में बात करें तो एपिग्राफी क्या होती है, जो भी चीजें इनग्रेव्ड होती है किसी स्टोन में, कोई इंस्क्रिप्शन है, कॉइन में कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ना एपिग्राफी कहलाता है। तो वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड किसको मिला है, तो डॉक्टर वी वेदचलम को अवार्ड दिया गया है। इन्होंने 25 से ज्यादा पुस्तकें लिखी है, जो कि टेम्पल, आर्ट, रिलीजन और एपिग्राफी पे बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक बुक है जो राज्यसभा के एमपी जिनका नाम है परिमल नतवानी, इन्होंने अपनी एक कॉफी टेबल बुक को प्रेजेंट किया है, किसको, मोदी जी को फर्स्ट कॉपी दी है। इस बुक का नाम क्या है, कॉल ऑफ द गिर। इस बुक का नाम है कॉल ऑफ द गिर, और ये इनकी 2nd नंबर की बुक है। 2017 में इन्होंने एक और बुक पब्लिश की थी जिसका नाम है गिर लायन प्राइड ऑफ गुजरात। नेक्स्ट बात करते हैं, पीयूष गोयल जी ने रिसेंटली एक और पुस्तक लॉन्च की है जिसका नाम है इंडिया एट 100 इन्विजनिंग टुमारोज इकोनॉमी पावर हाउस। यहाँ पर देखिएगा इस बुक के राइटर कौन है, कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम है, और इस बुक में बेसिकली बताया गया है कि किस तरीके से 2047 तक 2047 तक भारत की जो इकोनॉमी है वो $55 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं वेनेजुएला के बारे में, और यहाँ पर रिसेंटली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, और तीसरी बार 3rd टाइम प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, आंसर हो जाएगा निकोलस मदुरो वेनेजुएला के वापस से प्रेसिडेंट बन गए हैं। वेनेजुएला कहाँ पर मिलेगा, तो साउथ अमेरिका में मिलेगा। साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उस पर ऊपर की तरफ जो कैरेबियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करते हुए आपको दिखेगा वेनेजुएला। और ये जाना क्यों जाता है, यहाँ पर आपको ऑब्वियस सी बात है ओपेक के साथ इनका एसोसिएशन रहा है, और वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये
करस्कस इसकी कैपिटल भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा रिसेंटली कुछ और प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ एस्टोनिया। एस्टोनिया आपकी बाल्टिक कंट्री है, और क्रिस्टिन माइकल आपको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा पाउल कैगमे, इनको अपॉइंट किया गया है 4th टर्म के लिए। पीएम ऑफ नेपाल केपी शर्मा ओली बने हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ लिथुआनिया गीतानास नौसेदा बनी है। अब यहाँ पर देखेंगे बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल किसने जीता है, तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ये भी आपको न्यूज में देखने को मिल रहे थे। डन। तो ये पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट पर्सन है जो इस हफ्ते न्यूज में थे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। ठीक है, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि बहुत फास्ट है, तो एक्चुअली रिवीजन क्लास होती है वीकली करंट अफेयर्स। यहाँ पे मेरा पर्पस केवल इतना है कि सारे करंट अफेयर्स को मैं आपको क्विक रिवाइज करूं, जिससे आपको पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स याद आ जाए, और फिर हम यहाँ पे क्विज देख लें। तो अगर डिटेल में किसी भी न्यूज को पढ़ना है, तो डिटेल में ऑलरेडी काफी डिटेल में मैंने डेली करंट अफेयर्स में हर एक न्यूज को कवर किया है, तो आप वहां से देख पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर एक और नई बुक लॉन्च हो चुकी है, ई बुक, जिसका नाम है इकोनॉमी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पिछले 5 साल के जो भी इकोनॉमी में क्वेश्चंस आए हैं एसएससी के अलग अलग एग्जाम में, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस में, तो आपको ये बुकलेट मिल जाएगी। इसके साथ हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, साइंस भी है, स्टैटिक जीके भी अवेलेबल है। तो हर किसी में पिछले 5 साल के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा, हालांकि इन सभी एग्जाम में कंप्यूटर नहीं आता, तो जिन जिन एग्जाम में कंप्यूटर आता है, क्या आप कंप्यूटर के क्वेश्चन भी चाहते हैं, तो फिर मैं कंपाइलेशन करूं, अदरवाइज फिर रहने दूं। तो आप लोग मैसेज में मुझे बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे बता सकते हैं कि आप कंप्यूटर की बुक चाहिए, तो फिर मैं कंपाइलेशन पे ध्यान दूं, अदरवाइज स्किप कर देते हैं, क्योंकि मंथली मैगजीन पे भी फोकस करना है। ओके, तो ये सारे जो बुकलेट्स है, ये ई मैगजीन्स हैं, ये अवेलेबल है कहाँ पर, एप्लीकेशन पे। आप सिंपली सर्च कीजिएगा पूजा जैन क्लासेस, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, वहां से आप इनको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं, क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ स्कीम्स जो न्यूज में है, या फिर नई स्कीम्स को लॉन्च किया गया है बाय द गवर्नमेंट। ओके, तो सबसे पहले है गवर्नमेंट सेट अ टारगेट टू ओपन 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र बाय द 31st of March 2027। यहां पर प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है कि हम अपने देश में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र को ओपन करेंगे अक्रॉस द कंट्री, पूरे भारत में। ठीक है, और यहाँ पर ये जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, जिनको जन औषधि केंद्र कहते हैं, यहाँ पर आपको अफोर्डेबल रेट में, मतलब मिनिमम प्राइस में, मार्केट रेट से 30 से लेकर 70% तक कम दामों में आपको जेनेरिक मेडिसिन मिलती है, और अच्छी क्वालिटी के इक्विपमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं, जिससे पब्लिक के जेब पर ज्यादा बर्डन ना पड़े, ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन ना हो। इसलिए यहाँ पे जन औषधि केंद्र को ओपन किया जाता है। लगभग 10,000 जन औषधि केंद्र अभी आपको हमारे देश में काम करते हुए दिखाई देंगे, और पहली बार हमने एक ओवरसीज, मतलब भारत के बाहर भी जन औषधि केंद्र को ओपन किया है, मॉरिशस में। ठीक है, ये जो जन औषधि केंद्र होंगे उसमें 2047 मेडिसिन एंड 3000 आपको सर्जिकल एंड डिफरेंट इक्विपमेंट फैसिलिटी यहां पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो कैंपेन है, इसको डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने लॉन्च किया था 2008 में अंडर द नेम जन औषधि कैंपेन, और फिर इसको रिवैम्प किया गया, इसका नाम चेंज किया गया, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र कर दिया गया 2015-16 में। ठीक है, अब यहाँ पे इन शॉप्स को रेगुलेट करने का काम, या इस स्कीम को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, तो ब्यूरो ऑफ फार्मा करती है, जो कि एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। और ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये इस पूरी स्कीम को इंप्लीमेंट करती है, जो कि वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडल स्किल लोन स्कीम। रिसेंटली ये न्यूज में है, बजट पे भी इसके ऊपर डिस्कशन किया गया था, और ये जो मॉडल स्किल लोन स्कीम है, इसको 2015 में लॉन्च किया गया था, और अभी रिसेंटली बजट में यहाँ पे कुछ चेंजेस इस स्कीम में किए गए हैं। बेसिकली कोई भी बच्चा अगर हायर स्टडीज करना चाहता है, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहता है, हमारे इंडिया के कॉलेजेस, तो उसके लिए इनको लोन प्रोवाइड किया जाता है अंडर द मॉडल स्किल लोन स्कीम। पर पुरानी स्कीम को रिवैम्प करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पुराने स्कीम में जो लोन प्रोवाइड किया जाता था वो बहुत कम था, और आजकल जो इन्फ्लेशन चल रहा है, महंगाई चल रही है, ठीक है, उसके हिसाब से वो बहुत कम था। तो बच्चों ने यहाँ पे, बहुत सारे बच्चों ने, या बेनिफिशियरीज बहुत ज्यादा नहीं थे, इसलिए इसको यहाँ पर रिवाइज किया गया है। हम इसलिए इसको न्यूज में देखने वाले हैं। 2015 में इसको लॉन्च किया, याद रखेंगे, मॉडल स्किल लोन स्कीम वॉज लॉन्च इन 2015।
अगर हम रिवाइज्ड लोन देखेंगे तो लोन अमाउंट यहाँ पर इंक्रीज करके 7.5 लाख रुपीस अप टू 7.5 लाख रुपीस कर दिया है। गारंटी गवर्नमेंट देगी, सिंपल सी बात है, लगभग यहाँ पे 25,000 स्टूडेंट को बेनिफिट होगा। लोन अमाउंट यहाँ पे ई वाउचर के फॉर्म में दिया जाएगा अगर हायर एजुकेशन लोन आपको लेना है, लेकिन कंडीशन है कि भारत में ही पढ़ना है आपको। तो ई वाउचर फॉर लोन अप टू द 10 लाख रुपीस फॉर हायर एजुकेशन इन द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट। अब एलिजिबल कौन है? तो टारगेटेड एट स्टूडेंट हु डू नॉट क्वालिफाई फॉर एग्जिस्टिंग स्कीम, किसी और एग्जिस्टिंग स्कीम के पार्ट नहीं है तो वो सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्वालिफाई हैं और वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे लोन में 3% आपको सबवेंशन या डिस्काउंट या छूट आप कह सकते हो इंटरेस्ट में देखने को मिल जाएगी। इस पूरी स्कीम को एग्जीक्यूट करने के लिए 1.48 ट्रिलियन रुपीस 1.48 ट्रिलियन रुपीस अलॉटमेंट किया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपको एडमिशन लेना है आईटीआई में, पॉलिटेक्निक्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज हैं, तो आप इन सब में एडमिशन ले सकते हैं। अब रीपेमेंट भी तो करना पड़ेगा। अगर कोई इंडिविजुअल स्टूडेंट 50,000 रुपए तक का लोन लेता है, अप टू 50,000 रुपीज का, तो आपको यहाँ पे विथिन 3 ईयर्स रीपेमेंट करनी है। अगर लोन बिटवीन 50,000 टू 1 लाख रुपीज है तो रीपेमेंट ईयर 5 ईयर तक है। और अगर लोन अबव 1 लाख रुपीज है तो रीपेमेंट विथिन 7 ईयर आपको करना है। ये स्कीम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अमित शाह जी ने भी एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, YAMS, युवा आपदा मित्र स्कीम। ठीक है, तो ये युवा आपदा मित्र आपको समझ में आ रहा है। युवा मतलब यूथ, आपदा मतलब कोई डिजास्टर, और मित्र मतलब हम ऐसे यूथ को ट्रेन करेंगे अगर किसी स्टेट में कोई डिजास्टर आ गया तो वो NDRF या SDRF की हेल्प करे और लोगों को मदद करे रेस्क्यू करने में। तो इस तरीके से स्कीम लॉन्च की गई है रिसेंटली, जिसका नाम है युवा आपदा मित्र स्कीम। इसका पर्पस क्या है? टू ट्रेन 1300 ट्रेन्ड आपदा मित्र वॉलंटियर्स एज अ मास्टर ट्रेनर। तो मास्टर ट्रेनर 1300 होंगे और बाकी नॉर्मल जो ऑर्डिनरी हैं वो 2.37 लाख वॉलंटियर्स को यहाँ पर प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको NCC के, स्काउट एंड गाइड के जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो सब भी देखने को मिल जाएंगे। इस स्कीम का एग्जीक्यूट करने के लिए 470 करोड़ रुपीस दिए जा रहे हैं। ठीक है, 470 करोड़ रुपीस फ्रॉम नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, यहां पर इसे 315 जो ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स है हमारे देश में 28 स्टेट में जहां पे लगातार नेचुरल डिजास्टर होते रहते हैं, साइक्लोन वगैरह आता रहता है या फ्लड की प्रॉब्लम होती है, तो वहां के बच्चों को बेसिकली ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते आपदा मित्र स्कीम। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड अर्लियर अंडर विच अराउंड 1 लाख कम्युनिटी वॉलंटियर were trained for disaster response in the 350 most disaster prone district of the country, जिनको हम आपदा सखी और आपदा मित्र के नाम से जानते थे। इसके अलावा ये जो हाई लेवल कमेटी हो रही थी जिसको चेयर कर रहे थे अमित शाह जी, इन्होंने 3 और प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। क्या? 6 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं जिनकी कॉस्टिंग 2500 करोड़ रुपीस है फॉर अर्बन फ्लड मैनेजमेंट। अभी देखिए बारिश का सीजन है, मॉनसून आता है तो अर्बन एरिया में बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग हो जाती है, आप लोग देखते ही होंगे न्यूज में। और अभी आप लोग ने वो UPSC के कोचिंग वाला भी सुना होगा, वाटर लॉगिंग की वजह से ही तो वहां पर स्टूडेंट्स की डेथ हो गई थी। तो यहाँ पे मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे, यहाँ पर अर्बन फ्लड मैनेजमेंट के लिए 2500 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विस इन द स्टेट। आसाम, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में फायर सर्विस को नए इक्विपमेंट के साथ इंटीग्रेट करने के लिए 800 करोड़ रुपीस अप्रोक्सीमेटली दिया जाएगा। वहीं आप लोग देखते हैं कि सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट के कारण क्या होता है? फ्लड आ जाती है, तो उसके लिए भी यहां पर 150 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे इंटीग्रेटेड डिजास्टर सर्विलांस प्रोग्राम। अभी जो इंटीग्रेटेड डिजास्टर सर्विलांस प्रोग्राम है इसको 2004 में वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंट के साथ लॉन्च किया गया था। ठीक है, इट वाज लॉन्च विद द वर्ल्ड बैंक असिस्टेंट इन 2004 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, ये क्या है? एक डिसेंट्रलाइज स्टेट बेस्ड सर्विलांस प्रोग्राम है जो बताता है कि किसी स्टेट में कितने डिसीज आउटब्रेक हुए हैं, कितने लोगों की जान हुई है, क्या आपने प्रिकॉशंस लिए, एटसेट्रा। यहाँ पर बताया गया कि 1862 डिसीज आउटब्रेक्स हमने यहाँ पे रिपोर्ट किए हैं अंडर द इंटीग्रेटेड डिजास्टर सर्विलांस प्रोग्राम लास्ट ईयर, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डिसीज आउटब्रेक कहाँ हुए हैं? इन केरला। ठीक है, केरला यहाँ पर सबसे ज्यादा आउटब्रेक देखा गया। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सेटिंग अप 7 PM मित्र पार्क
विथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर जैसे कि मानसून का सेशन चल रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से क्वेश्चन किए गए कि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए क्या ही कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम 7 पीएम मित्र पार्क को सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पीएम मित्र का क्या मतलब है? पीएम मतलब प्रधानमंत्री हो जाता है, मित्र का मतलब है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लिए मतलब इस पूरे 7 पीएम मित्र पार्क को सेटअप करने के लिए टोटल बजट आपको देखने को मिलेगा 4,445 करोड़ रुपीस फॉर द पीरियड ऑफ 7 ईयर, मतलब अप टू 27-28 आपको ये देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 अक्टूबर 2021 को कैबिनेट का डिसीजन आया था कि हम 7 पीएम मित्र पार्क को सेटअप करेंगे। ठीक है, जिसके लिए बजट आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली इंस्पायर था प्राइम मिनिस्टर मोदी के 5F विजन से, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। ठीक है, डन इतनी चीजें। अब इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर बात की जाए, लॉन्चिंग ईयर आप देख सकते हो 2021 है। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर पीएम मित्र को बनाने के लिए कोई एक इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगी। ठीक है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, अंडर द पीएम मित्र, किसको? तमिलनाडु लिमिटेड। तमिलनाडु का जो पीएम मित्र पार्क है वो एज अ नोडल मिनिस्ट्री या नोडल एजेंसी, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी काम करेगी, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु की होल्डिंग 51% होगी और रिमेनिंग 49% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होगी। इंडियन आर्मी ने रिसेंटली ई सेहत टेली कंसल्टेंसी फॉर वेटरनर लॉन्च किया है। इसको बेसिकली एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के अंदर लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर जो भी आपके एक्स सर्विसमैन है, इंडियन आर्मी पर्सनल है और उनके डिपेंडेंट्स है, अगर उनको कोई हेल्थ इश्यूज है, हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये ऑनलाइन मेडिकल एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ई सेहत। ठीक है, अभी पायलट बेसिस पे इसको केवल 12 आप कह सकते हो कि 12 एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के अंदर मतलब 12 क्लिनिक ही बनाए जाएंगे। और ये जो 12 क्लिनिक है वो बारामूला, इम्फाल, इसके अलावा चौरा चंद्रपुर, दीमापुर और आइजॉल में सेटअप किए जाएंगे। और फिर इनका टारगेट है कि नवंबर 2024 तक इसको एंटायर नेशन में रोल आउट करना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है या इसको कब लॉन्च किया गया था। तो सबसे पहले लॉन्चिंग ईयर देखेंगे। सो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान वाज लॉन्च इन 2017। क्यों, क्या पर्पस है इसका? डिजिटल लिटरेसी इन रूरल इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है? डिजिटल लिटरेसी इन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया में ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम पंचायतें हैं वहां के लोगों को डिजिटली लिटरेट करना है कि कैसे आपको फाइनेंशियल सर्विस यूज करनी है, इंटरनेट यूज करना है, आप किस तरीके से इंटरनेट से सोशल मीडिया एक्सेस कर सकते हो, एटसेट्रा। तो इसके लिए पूरा यहाँ पे प्रोग्राम रन किया जाता है। नोडल मिनिस्ट्री है मैत्री, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट में बताया गया अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान 6.39 करोड़ लोगों को यहाँ पे ट्रेन किया गया है। ठीक है, टारगेट बेनिफिशियरीज आपको बता देती हूँ मैं, 14 to 60 ईयर्स है और रूरल हाउस होल्ड से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, और जो पूरे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में इंक्लूडेड प्लस इंग्लिश प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो ये हो गई आपकी गवर्नमेंट स्कीम या नए इनिशिएटिव्स जो भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं इस पर्टिकुलर वीक में। अब आती है बारी आपके क्वेश्चन आंसर सेशन की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आंसर कीजिएगा, स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, पहला क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइन अ कल्चर प्रॉपर्टी एग्रीमेंट टू रिपेट्रिएट स्टोलन इंडियन आर्टिफैक्ट्स। तो यहाँ पे जो भारत से आर्टिफैक्ट चोरी करके गए हुए हैं उनको वापस भारत में लाने के लिए इस तरीके का पहला कल्चर प्रॉपर्टी एग्रीमेंट इंडिया ने किसके साथ साइन किया है? यूएसए के साथ। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ हाई लेवल कमिटी चेयर्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह approved 6 proposal of 5 states Telangana, Gujarat, Maharashtra, West Bengal and Karnataka for urban flood management। तो अर्बन फ्लड मैनेजमेंट के लिए कितना रुपया दिया है? तो राउंड फिगर याद है, 2500 करोड़ रुपीस। ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, Which bank has launched the Wrestle for Glory program under the CSR initiative? इसमें जो रेसलर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी अंडर दिस CSR इनिशिएटिव। तो किस बैंक का इनिशिएटिव है ये? इंडसइंड बैंक का इनिशिएटिव मिल जाएगा। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ यम्स स्कीम विद अ टोटल बजट ऑफ 470 करोड़ रुपीस फॉर NDRF। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M इन द YAMS? याद कीजिए, युवा आपदा मित्र स्कीम है ये। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA Ajit Doval led the Indian delegates at the 4th annual meeting of Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, मतलब विम्स्टेक। तो यहाँ पर ये विम्स्टेक की मीटिंग कहाँ पर हुई थी? आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की। आंसर हो जाएगा यहाँ पे म्यांमार की कैपिटल में इसको किया गया था। नेक्स्ट, RBI हैज प्रिस्क्राइब्ड अ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA फ्रेमवर्क फॉर वीक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स विद डिपॉजिट अबव 100 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पर आपको मैंने सिखाया था जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उसमें टियर 1, टियर 2, टियर 3 और टियर 4 बैंक्स होते हैं, डिपेंड करता है उनके डिपॉजिट साइज पे। तो ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनका डिपॉजिट साइज 100 करोड़ रुपीस के अबव है और वीक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है तो उनको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर लाया गया है। ये कब से इफेक्ट में आ जाएगा? तो ये इफेक्ट में आएगा 1 अप्रैल 2025 से। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट द 2024 पेरिस ओलंपिक ओपनिंग परेड। तो यहाँ पे पेरिस ओलंपिक ओपनिंग परेड से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस स्टेटमेंट है, आपको इनकरेक्ट बताना है। पहला बोला है कि जो परेड है वो राइन रिवर के किनारे हुई थी। 35th एडिशन समर ओलंपिक का पेरिस फ्रांस में स्टार्ट हो गया है और पेरिस 4th टाइम समर ओलंपिक्स को होस्ट कर रहा है। 2024 के जो पेरिस ओलंपिक है इसका मैस्कॉट आपको ओलंपिक फ्रिगेट देखने को मिल जाएगा और इंडिया की तरफ से 127 एथलीट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो देख पा रहे हो आप, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि सीन रिवर के किनारे परेड हो रही है। ये 33rd एडिशन है और पेरिस तीसरी बार इसको होस्ट कर रहा है। पहली बार 1900 में, फिर 1924 में और अब 2024 में इसको होस्ट कर रहा है। ठीक है, और इंडिया की तरफ से यहाँ पे 117 एथलीट पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब आप देख पा रहे होंगे कि 4 स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, मनु भाकर ने रिसेंटली ब्रोंज मेडल जीता है एयर पिस्टल राइफल इवेंट में 2024 पेरिस ओलंपिक में। तो वो कौन सा इवेंट है? तो 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल इवेंट है। अच्छा, गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ए जिन ने जीता है जो कि साउथ कोरिया से है। ठीक है, डन। नेक्स्ट है, रिसेंटली ताइवान में कौन सा टाइफून देखा गया है? तो टाइफून गेमी, ऑप्शन बी। 9th वीमेंस एशिया क्रिकेट कप कौन होस्ट करने वाला है? सॉरी, होस्ट नहीं करने वाला है, किसने जीता है? तो कौन सी कंट्री है जिसने 9th वीमेन एशियन क्रिकेट कप जीता है? तो श्रीलंका ने जीता है, ऑप्शन सी, इंडिया को डिफीट करके। नेक्स्ट है, अर्ली वार्निंग फॉर ऑल इनिशिएटिव to enhance early warning system for the agriculture sector and improve global protection from the hazardous weather, water and climate events। तो इसको किसने रिसेंटली लॉन्च किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये FAO और WMO का ज्वाइंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, FAO एंड WMO मीन्स A और B दोनों करेक्ट है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड सेटिंग अप of how many PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपैरल पार्क, मतलब PM मित्र पार्क। तो हम यहाँ पे कितने PM मित्र पार्क सेटअप करेंगे? तो 7 आंसर करेक्ट हो जाएगा। Which is the first country in the world to release the first postage stamp on the Ram Lalla of Ayodhya? आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, लाओस। GR राय रिसेंटली न्यूज में है, किस स्पोर्ट से है? तो अभी हमने देखा पैरा स्विमर है, ऑप्शन डी। इसके अलावा रिसेंटली टोक्यो के एडोगावा बार्ड में रिसेंटली हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर जी ने किसका स्टैच्यू अनवील किया है? तो महात्मा गांधी जी का, महात्मा गांधी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मनोज मित्तल रिसेंटली किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन बने हैं? आंसर है सिडबी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इंडियन नेवी फ्रंटलाइन फ्रिगेट ये पहुंच गया है सेंट पीटरबर्ग में 328 रशियन नेवी डे की सेलिब्रेशन में। तो कौन सा है ये हमारा फ्रिगेट? आंसर है INS तबार, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 7 गोल्ड माइन रिसेंटली न्यूज में थी और इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। सो पूछा जा रहा है कहां पर है ये? आंसर हो जाएगा जापान में आपको माइंस देखने को मिल जाएंगे। विच कंट्री विल होस्ट द एशिया कप इन ईयर 2025? आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंडिया। What is the main objective of Integrated Disaster Surveillance Program? अभी हम लोग ने इस प्रोग्राम के बारे में बात की थी, वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंट से इसको लॉन्च किया गया था। पर्पस क्या है? टू स्ट्रेंथ एंड मेंटेन अ डिसेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी बेस्ड IT इनेबल्ड डिसीज सर्वेलाइंस सिस्टम। और केरला में सबसे ज्यादा डिसीज आउटब्रेक हुआ है लास्ट ईयर।
According to the RBI report, was the average cost of data breach in India? तो एवरेज कॉस्ट क्या है डेटा ब्रीच की इंडिया में? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका $2 million अकॉर्डिंग टू द RBI, ऑप्शन डी। Recently, which union ministry received the Lifetime Achievement Award for his contribution in the diabetology? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को यह अवार्ड मिला है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। वन डे वन सब्सक्रिप्शन इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? तो ये इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का, ऑप्शन बी। आइडिया फॉर लाइफ इनिशिएटिव टू प्रमोट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इस प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? तो आइडिया फॉर लाइफ इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का प्रोग्राम है। नेक्स्ट है 54th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2024 रिसेंटली ईरान में डन हुए हैं। इंडिया की तरफ से 5 इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया था इस फिजिक्स ओलंपियाड में, जिसमें हमको 2 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर मेडल मिले हैं। पूछा जा रहा है ग्लोबली इंडिया की पोजीशन क्या है? सो इंडिया यहाँ पे ग्लोबली 4th पोजीशन पे है, ऑप्शन सी। सेवा चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो ये चैटबॉट आप देखोगे सेबी ने लॉन्च किया है, ऑप्शन ए। In July 2024, which company has received in principle approval for its asset reconstruction company from the RBI? तो इस फाइनेंशियल ईयर से कौन सा ऐसा कंपनी है जो कि एज अ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह अप्रूवल मिला है आरबीआई की तरफ से? तो आंसर हो जाएगा श्रीराम कैपिटल, ऑप्शन सी, श्रीराम कैपिटल। मसूद पेजेस्कियन रिसेंटली किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान, जिसकी कैपिटल तेहरान है। रैपिडो Which Indian startup is going to be become a unicorn this year? तो इस साल की किस नंबर की यूनिकॉर्न कंपनी है रैपिडो? आंसर हो जाएगा 3rd। इसके पहले जो AI हमारा स्टार्टअप है जिसका नाम है कृत्रिम, उसको भी शामिल किया गया है यूनिकॉर्न में। और उसके अलावा आपको एक फिनटेक फर्म देखने को मिलेगी जिसका नाम है परफ्यूज, उसको भी यूनिकॉर्न कंपनी बनाया गया है। 2024 के फॉर्मूला 1 बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस किसे बनाया गया है? तो साधना सक्सेना को बनाया गया, और ये पहली है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट कौन होस्ट करेगा? तो यहाँ पर इस मीटिंग को होस्ट करने जा रहा है इंडिया 32 सालों के बाद। नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम नेट 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है और 100 करोड़ रुपए डिसबर्स भी किए गए हैं। इंडियन आर्मी हैज लॉन्च द ई सेहत मॉड्यूल फॉर वेटरनर। यहाँ पे ई सेहत में एस का क्या मतलब है? तो एस का मतलब यहाँ पे सर्विस से है, ठीक है, ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज? तो आंसर हो जाएगा अजरबैजान की कैपिटल बाकू में इसको लॉन्च किया गया है, ऑप्शन डी। Basketball Federation of India has set up National Basketball Academy in collaboration with Corpus American Academy in which city? तो यहाँ पर जो आपका BFI या बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ये आपका नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी बना रहा है, कहाँ पर? मुंबई में, ऑप्शन सी। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड, इन्होंने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है फॉर फाइनेंसिंग रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन और चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करने के लिए? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। झूमुर रिसेंटली न्यूज में था, ये किस स्टेट का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है? आंसर हो जाएगा आसाम का है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है युग युगीन भारत म्यूजियम कॉन्क्लेव। 3 दिन का ये कॉन्क्लेव किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इंडियाज यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी इन बॉक्सिंग कौन बने हैं पेरिस ओलंपिक में? आंसर हो जाएगा कबीलन साई अशोक, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। रिसेंटली 11 पब्लिक सेक्टर बैंक एक्सक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर 2331 करोड़ रुपीस का चार्जेस इम्पोज किए हैं उन सभी अकाउंट्स पे जो कि अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए। सबसे ज्यादा यहाँ पे जो मैक्सिमम अमाउंट लगाया गया है कस्टमर पे वो आपका 633 करोड़ रुपीस का है। पूछा जा रहा है वो कौन सा बैंक है जिसने सबसे ज्यादा पेनाल्टी यहाँ पे इकट्ठी की है या पैसा कलेक्ट किया है? यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक या फिर पंजाब बैंक? जो भी सही आंसर है अपने स्कोर के साथ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाकी सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।